ट्रिपल आईटी के दीक्षारंभ समारोह में आज मंच पर हमारे निदेशक आदरणीय आशुतोष कुमार सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टीज, विद्यार्थी साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग देश के कोने कोने से आए, अलग अलग राज्यों से आए, और राजा भोज की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, और ये हृदय प्रदेश विविधता वाला क्षेत्रफल जब इसका देखते हैं तो किसी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है तो कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं घना जंगल है तो कहीं वीरान नदी है, और बहुत बड़े क्षेत्र में आदिवासी समाज यहाँ का जो आज भी अपनी विशेषता को देखते हुए और यहाँ के विकास में योगदान दे रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश को समझने के लिए, यहाँ की परंपराओं को समझने के लिए भोपाल पर्याप्त है। हम जानते हैं कि हमारे देश की परंपरा, हमारी विरासत, हम चाहे देश में बोली में अलग होंगे, वेशभूषा में अलग होंगे, रंग में अलग होंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी है हमारे बीच में कि हम सबको एक करती है, जोड़ने का काम। और जोड़ने का जो भाव है वही हमारे देश की विशेषता है, यही हमारी पहचान है। और इसीलिए दुनिया के लोग जब हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इंडिया अलग है, भारत अलग है। ये जो अलग पहचान स्थापित की है ये 10-20 साल में नहीं हुई है, 100-200 साल में नहीं हुई है, 1000-500 साल में नहीं हुई है। ये पहचान हमारे पूर्वजों ने इस धरती के साथ में लाखों वर्ष का जो संबंध था वो जो स्थापित किया है माँ और बेटे का। हमने धरती को माँ कहा, देश को माँ कहा, और हम उसकी संतानें हुए, उसके पुत्र हुए। ये भाव हमारे पूर्वजों ने जो व्यवहार किया धरती के साथ में माँ के समान, और ये केवल आज से नहीं है। आप देखोगे एक लुटेरा यूनान से चला था, दुनिया को उसने लूट लिया था, लेकिन भारत पर जब आया वो आक्रमण करने, अब आक्रमण करने लुटेरा क्यों आता? आप और हम सोचते हैं कि हमारे बारे में कह दिया, हमारे देश के बारे में गरीबों का देश, गरीब लोग निकास करते हैं, यहाँ भूखमरी है, ऐसा तरह तरह के आरोप हम पर लगाए जाते हैं। लेकिन जब वो लुटेरा आया, भारत को जीतना चाहता था, इसका मतलब हम सक्षम राष्ट्र थे, संपन्न राष्ट्र थे। मैं कई बार कहता हूं कि गरीब की झोपड़ी में कभी डाका नहीं डलता है, कोई चोर नहीं घुसता है, जो संपन्न आदमी होता है उसी के यहाँ घुसता है। इसलिए यूनान से चल करके जो लुटेरा आया, थोड़े एरिया में वो आगे बढ़ा, तीसरा लुटेरा था। सबसे पहला लुटेरा हकमनी नाम का, वो ईरान से आया, फिर उसका बेटा आया अफगानिस्तान वाला जो भाग है, उस पर उसने आक्रमण किया था। उसी क्षेत्र से फिर तीसरा लुटेरा घुसा है यूनान का, वो दुनिया को जीत चुका था, इसलिए उसको घमंड था कि हिंदुस्तान पे भी साम्राज्य स्थापित करूंगा। लेकिन मित्रों, हिंदुस्तान के प्रशासन ने उस लुटेरे को इस तरह से पराजित किया था, दोनों बार उसने भारत की धरती पर घुटने टेके, भारत में जीत नहीं सका। दुर्भाग्य से जो भारत में हाथ चुका था, पराजित हो चुका था, उसका गुणगान आज तक भी भारत के लोगों ने जो गलत नैरेटिव हमारे देश के बारे में बनाया, उसमें आज भी उसको लगते हैं। कई लोग बोलते हैं जो जीता वो सिकंदर, सिकंदर भारत में जीता नहीं है, पराजित हुआ है। यूनान का लुटेरा था,
बात कर रहा हूं कि अपने देश के बारे में जो भ्रांतियां पैदा की और आज तक चलता है, लोग आगे बढ़ते गए। हमारे देश ने जब देश पर संकट आया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक स्वर में हमारा देश खड़ा हुआ है प्रतिकार करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए, पुरुषार्थ के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। दुर्भाग्य से कुछ कालखंड में जो कालखंड रहा विदेशियों का, उसमें आक्रमण के समय उन्होंने है कि संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की शिक्षा की, मैं शिक्षा की बात करना चाह रहा था। किस प्रकार से कि आपको आश्चर्य होगा, आपने पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों को शायद किसी ने बताया नहीं होगा, तो मैं करना चाहता हूं। 300 साल पहले अंग्रेजों ने भारत का शिक्षा का सर्वे किया। उनके सर्वे में उनका रिकॉर्ड कहता है, ये अपना रिकॉर्ड नहीं, हिंदुस्तान के व्यक्ति का, ये अंग्रेजों का रिकॉर्ड है। उनकी लाइब्रेरी से जब खंगाला गया है, हमारे देश के प्रसिद्ध चिंतक विचारक हुए डॉक्टर धर्मपाल, उन्होंने इंग्लैंड की लाइब्रेरी को अध्ययन करके जो नाम का निकला इस देश में 7 लाख से 8 लाख के बीच में गुरुकुल होते थे, स्कूल और कॉलेज होते थे 300 साल पहले। और वो साक्षरता दर जो उन्होंने सर्वे किया था, वो साक्षरता दर कहीं 80% से तो कहीं 85, कहीं 90, कहीं 92%, 92%। जिस देश की, जिस क्षेत्र की साक्षरता दर हो, वहां की संतानें यानी हमारे पूर्वज कैसे निरक्षर रहे होंगे, कितना गलत हमारे बारे में धारणा बनाने की कोशिश की गई, आप समझ सकते हैं। चीन हमसे बड़ा देश है। मेरे पास इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग का, तब हमने दुनिया के देशों का स्कूलों का आंकड़ा दिखाया था। चीन के पास अभी 3 साल पहले तक 5 लाख स्कूल, हिंदुस्तान के पास 15 लाख है और हमारे पास 300 साल पहले 7 से 8 लाख गुरुकुल होते थे, यानी स्कूल कॉलेज होते थे। और विशेषता ये थी कि कोई सरकार के नियंत्रण में नहीं होते थे, वो सत्ता को चुनौती दे सकते थे और हर वर्ग का विद्यार्थी इसमें पढ़ता था, कोई भेदभाव नहीं होता था। श्रेष्ठ शिक्षा के दर्शन को समाप्त करके, क्योंकि हमारे पूर्वजों के बारे में उनको बताना था कि आपके जो ज्ञान है, आपकी जो शिक्षा खराब है, जो हम शिक्षा देंगे वही सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए हमारी शिक्षा कायम होती थी। आप सब अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग, कोई तमिल से आए होंगे, तमिलनाडु से आए होंगे, कर्नाटक से होंगे, कोई अलग अलग राज्य, सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। देश की पूरी शिक्षा का सिस्टम अपनी अपनी मातृभाषा में था और हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमारी मातृभाषाओं में हमने शिक्षा ग्रहण की थी और हम विश्व गुरु के रूप में विश्व में प्रसिद्ध थे। ये भारत की पहचान थी। एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, उसके पहले तक्षशिला हुआ। नालंदा को दुनिया का सबसे बड़ा, यानी एक प्रकार से जिसको पुस्तकालय कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी तो हमारे अपने देश के पास थी जब नालंदा विश्वविद्यालय था और भारत विश्व गुरु कहलाता था। इतना संपन्न था और सब प्रकार से ज्ञान का भंडार होने के बाद भी अपने देश के बारे में ये भ्रांतियां पैदा की गई कि आपका देश तो निरक्षर लोगों का देश है, आपका देश तो रूढ़िवादी है, आपका देश तो अंधविश्वास से भरा पड़ा है। भारत की परंपराओं में, मान्यताओं में आज भी वैज्ञानिक पक्ष है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक वैज्ञानिक का मैं नाम लेकर के आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। सबने लगभग नाम सुना है, भौतिकी पर काम किया, लेकिन उन्होंने वनस्पति पर भी काम किया। जब बचपन में उनकी मां ने बगीचे से रात के समय सूर्यास्त के बाद में वो पत्ते तोड़ रहे थे, पत्तियां तोड़ रहे थे, मां ने डांटा। जगदीश ने पूछा मां से कि क्यों मां, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए सूर्यास्त के बाद? नहीं बेटा, ये सो जाते हैं। बचपन था, भूल गए। जब बड़े हुए और वैज्ञानिक बने, बहुत
तो उन्होंने देखा कि वृक्षों की जो पत्तियां हैं उनमें तो संवेदना है। आगे जाके और प्रयोग किया, कई तरह तरह के प्रयोग किए और अंत में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये वनस्पति में भी जीव है जिस प्रकार से हम में जीव है। और दुनिया के मिनट में उनकी वाई हुई, लेकिन जब उनको सम्मानित करने का अवसर आया और उनको कहा कि आपको अपने देश में बहुत सम्मान मिलेगा, तब उन्होंने उत्तर में कहा कि मेरा देश का तो हर घर में हर व्यक्ति जानता है कि इनमें ये सोते हैं और इनमें जीव है। ये मेरे देश की परंपरा में प्रचलन में, ये परंपरा में विद्यमान है। इसका मतलब भारत के किसी न किसी महापुरुष ने 10,000 साल, 15,000 साल, 25,000 साल पहले किसी ऋषि ने रिसर्च किया था और उस रिसर्च को परंपरा में डाल दिया गया। हमारे देश में ज्ञान पर एकाधिकार नहीं हुआ। इसलिए हमारे कई बार कहते हैं कि भाई हमारे लोगों ने पेटेंट क्यों नहीं कराया जब हमारे ज्ञान था। तो हमारे यहाँ मान्यता थी ये सार्वभौमिक होना चाहिए ज्ञान, किसी के कब्जे में नहीं होना चाहिए, बिजनेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए ज्ञान, इसलिए सबका अधिकार है इस पर। और इसलिए भारत ने उसके कारण से कई नुकसान उठाए। आज देश के हमारे जब चर्चा होती है देश में और दुनिया के जो विद्वान कहते हैं कि भारत के पास प्रमाण कहाँ है, आज दुनिया हमसे प्रमाण मांगने के लिए आ गए। और आप सब लोग जिस क्षेत्र का आपने चयन किया है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमारी मान्य परंपराओं पर जो समाज में प्रचलन में है, यदि उन पर आप रिसर्च करिए, यदि लगता है कि वो गलत है तो छोड़ दीजिए, और यदि लगता है कि उनमें कोई वैज्ञानिक पक्ष है तो ताकत के साथ हुंकार भरिए और केवल भारत ही नहीं तो विश्व के मंच तक हमारी आवाज मुझे इस प्रकार का उद्घोष करने की जरूरत है, क्योंकि स्वाभिमानी राष्ट्र ही ज्यादा समय तक टिकता है। इसलिए हमारे देश के लोगों में स्वाभिमान का भाव का विस्तार करना और केवल शिक्षा के मंदिरों तक नहीं तो शिक्षा के मंदिरों से जो आवाज जाना चाहिए वो गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसा किया गया है लोगों ने। एक चाणक्य का नाम सबने सुना होगा। चाणक्य मूलतः बिहार के रहने वाले थे। उनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त, लेकिन वो तक्षशिला में शिक्षक बने। तक्षशिला आज हमारे पास नहीं है, खंडर हो गया, गिर गया होगा, लेकिन हमारे पास नहीं, पाकिस्तान की सीमा में आता है। लेकिन उस समय तक्षशिला जब सर्वोच्च पर था, तब मैं जिस सिकंदर का उल्लेख कर रहा हूं उसका आक्रमण उस समय था। वहां के जब राजा ने सिकंदर के सामने सरेंडर कर, राजकुमार ने सिकंदर के सामने समर्पण करने की कोशिश की, उससे मित्रता करने की कोशिश की, तो मेरे देश के उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उस राजकुमार को समझाया, वो नहीं माना, तो उस विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को साथ में लेके शिक्षा देने का काम किया, हथियार चलाने तक सब कुछ किया, समाज को जगाने का काम किया और चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके इस देश को अखंड भारत निर्माण करने का काम किया था। तो एक शिक्षक के आधार पर पूरे वहां के छात्रों का योगदान उसमें था। इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे देश में मिलते हैं। हर कालखंड में हमारे यहाँ के महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया है। इसलिए जिस क्षेत्र का आपने चयन किया है, मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। लेकिन एक और भ्रांति सामान्यता मुझे कोई लोग सारे बताते हैं। मैंने एक जगह पूछा कि आप बताइए, भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई संस्थागत रूप से कब से प्रारंभ हुई? बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि साहब जब 1847 में, 1947 नहीं, 1847 में डलहौजी नाम का एक अंग्रेज आया, तो उन्होंने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद में भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ हुई। सब लोगों को लगता है कि अंग्रेज ने कहा इसलिए हमको सही मानना चाहिए, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बीजिंग शहर चाइना का, वो बीजिंग शहर 13वीं शताब्दी में उसका वो किया था।
वहाँ राजशाही थी, राजा थे। जैसे पहले हमारे देश में राजा थे, ऐसे चीन में भी राजा थे, लोकतंत्र नहीं था। वहाँ के राजा को लगा कि हमारे को अच्छा शहर बनाना है, तो भारत के एक आर्किटेक्ट हमारे देश के, आज का वो नेपाल के भाग में चला गया है, इसलिए पाटन शहर है। पाटन शहर का बलबाऊ नाम का नौजवान लेके लगा, मैं देख रहा हूँ इसको। 13वीं शताब्दी में तो हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था ना, सब लोग मानते हैं। छोड़ दे, ये भ्रांति है। उस नौजवान ने पूरा बिजली की जो बसावट की है, जो उसकी डिजाइन की है, वो भारत के आर्किटेक्ट ने की है, उस इंजीनियर ने की है। और उसका प्रमाण ये है, 1 मई 2002 को बीजिंग में उस भारत के हमारे इंजीनियर का उन्होंने स्टैचू बनाया है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि भारत के हमारे पूर्वज तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे थे, और इसलिए हमको कई रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत है, कई कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे देश के पास टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी। अब लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास का, वो तो सब अंग्रेज लाए हमारे पास, ये दिमाग में घुसा दी गई, वो सब लाए, वो सब लाए, वो सब लाए। देश में राज्य करना सिखाया तो उन्होंने सिखाया, सारे हमारे लोगों के दिमाग में भर दी, और हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की कि हमारे पूर्वजों के जो योगदान है कुछ हो सकता है। अब देखोगे पृथ्वी गोल है, दुनिया कब मानने लगी? अभी 300-400 साल पहले, उसके पहले चपटी मानते थे। लेकिन हमारे देश में कोई ऐसे गणितज्ञ हुए क्या जिन्होंने 1500 साल पहले ये जो लोगों ने चपटी कहना बंद किया, गोल कहना शुरू किया, उसके 1500 साल पहले क्या भारत के किसी गणितज्ञ ने पृथ्वी का व्यास निकाला था? 5वीं शताब्दी में भारत के आर्यभट्ट नाम के जो गणितज्ञ हुए, उन्होंने पृथ्वी का व्यास निकाल दिया था। और आज जो पृथ्वी का व्यास है किलोमीटर में, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो निकाला, उस समय योजन में निकाला था, और मात्र 107 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस आता है। क्या इस टेक्नोलॉजी पर हमको गर्व नहीं करना चाहिए? दुनिया के लोग हमको सिखाने लगे कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। हमको हमारे वैज्ञानिक पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? लोहा के बारे में बताना चाहता हूँ। लोहा निर्माण करना, ईसा के पहले की बात कर रहा हूँ। ईसा के पहले हिंदुस्तान के लोग ऐसा लोहा बनाते थे जिसमें जंग नहीं लगती थी, और आज भी उसका उदाहरण है कुतुब मीनार के पास में एक लोह स्तंभ लगा है। वो वहां के लिए नहीं बना था, एक मंदिर के लिए बना था, लेकिन किसी ने वहां लेकर वहां जाके लगा दिया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका वहां लगाया, लेकिन उस पर आज भी लोग जंग नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे पूर्वज, जिसकी कहते हैं कि 2200 से 2400 वर्ष यानी ईसा के 200 से 400 साल पहले वह स्तंभ बना था, वो लोहा बना था। अभी हमारे पास में मध्य प्रदेश के एक धार है, मांडू के पास का धार में राजा भोज का एक, इस भोपाल शहर को बसाया राजा भोज, धार के राजा थे। उनका जो महल था, उस महल में एक लाट लगी थी बड़ी, आज 3 टुकड़े में वहां पड़ी हुई है। अभी मैं 2 महीने पहले देख कर आया हूं, आज तक उस पर जंग नहीं है, ना कभी जंग लग सकती है। ऐसा लोहा निर्माण करना हमारे लोग जानते थे, हमारे पूर्वज ऐसी टेक्नोलॉजी जानते थे जिससे जिंक जस्ता, जिंक निर्माण करना ईसा के 900 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पे, राजस्थान के यदि है कोई बंधु हो तो जाके पता करना कि किस जगह पर राजस्थान के किस स्थान पर जिंक निर्माण का काम होता था। तो 2900 साल पहले, ईसा के 900 साल पहले हिंदुस्तान में हमारे पूर्वज जिंक निर्माण करने का काम जानते थे। उसकी एक टेक्नोलॉजी थी, एक पद्धति थी। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण है। हम जिस सेल की बात करते हैं, धातु की, जब विद्युत की बात करते हैं, तो एक अगस्त संहिता हमारे पूर्वजों ने किसी ने लिखी है। उस अगस्त संहिता में सेल निर्माण का, यानी विद्युत बनाने की विधि लिखी गई है। कई लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, तो वो पूरी की पूरी पद्धति, थोड़ा भाषा में कुछ अंतर आया है, क्योंकि
यदि कोई 3000 4000 साल पहले कोई है तो उसका लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन किया लोगों ने उस पर काम करना। हिंदुस्तान में विज्ञान भी था, इसका मतलब हिंदुस्तान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब प्रकार की पढ़ाई होती थी और मेडिकल साइंस की भी हिंदुस्तान में पढ़ाई होती थी। और मेडिकल साइंस का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय जिसका सबसे बड़ा हमारा लाइब्रेरी थी, हमारा पुस्तकालय था, एक लुटेरे ने उसको जलाया। लेकिन जलाया क्यों? आपको आश्चर्य होगा, यदि हमारा इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर आए और आधुनिक हमारी पैथी एलोपैथी के कोई सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को दिखाए और कहते कि अब तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, घर जाओ, और कोई आदिवासी समाज का एक वैद्य आ जाए, परंपरागत जड़ी बूटी देने वाला, और 2 जड़ी बूटी से इलाज कर जाए और ठीक हो जाए, तो कितना ही बड़ा हिंदुस्तान का व्यक्ति होगा, अमीर होगा, किसी पद पर होगा, तो उस वैद्य को ढूंढता जाएगा उसके घर, साष्टांग प्रणाम करेगा और उससे कहेगा कि हे वैद्य जी, ये जो जीवन है ये आपके कारण है, बताओ मुझे क्या करना है। इस प्रकार कृतज्ञता के साथ उसको धन्यवाद देने जाएगा। लेकिन जिसकी मैं नालंदा की बात कर रहा हूं, नालंदा को जिसने लूटा, बख्तियार खिलजी, इसने आग के हवाले किया, और कहते हैं कि 3 महीने तक हमारे पुस्तकालय हमारा जलता रहा, धधकता रहा हमारा ज्ञान का भंडार। उस लुटेरा का इलाज करने गए थे वहां के शीलभद्र नाम के आचार्य, सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे, वैद्य थे, डॉक्टर थे। जब उसके देश की बेटी ने हाथ खड़ा कर दिया तो उसके परिवार के लोगों ने हिंदुस्तान से वैद्य बुलाए थे, जिसमें शीलभद्र नाम के वहां के एक आचार्य थे, वो गए थे। लेकिन उस लुटेरे ने वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको हाथ नहीं लगाने दूंगा। हमारे वैद्य जी को हाथ नहीं लगाने दिया, नाड़ी नहीं देखने दी, दूर से खड़े रहकर के हमारे वैद्य जी ने 28 से उनका इलाज प्रारंभ किया। और इलाज का तरीका भी क्या था? जो अपनी धार्मिक आस्था की किताब रोज पढ़ते थे, पुस्तक पढ़ते थे, धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा तुम ये पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूँ। बोले और रोज पढ़ते रहे तो ठीक हो जाओगे। बताओ, परिवार के लोगों से कहा कि जो धर्म ग्रंथ है जरा लाओ, और उस पर हमारे वैद्य ने दवा लगा दी। पन्ने काम कैसे पलटते हैं हाथ से, ये समझ लिया। और हम जानते हैं कि आज के ज़माने में तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पुराने ज़माने में नोट गिनने होते, पन्ने गिन चिपक जाते थे तो हाथ जीवान पड़ जाता था। इसलिए वो समझ गए कि व्यक्ति रोज जीवान पर इसको पन्ने पलटेगा और जीवान पर हाथ जाएगा तो पन्ने पलटते पलटते जो दवाई है, औषधि है, उस औषधि का असर इसके शरीर में होगा। और हुआ भी ऐसे बहुत जल्दी और ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसके मन में आया विचार कि मैं तो ठीक हो नहीं सकता था, मेरे देश के डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो परिवार के लोगों ने, क्योंकि अब ठीक हो गया तो खुशी में राज खोल दिया, बता दिया कि जिस वैद्य से तुमने मना कर दिया था, जिस डॉक्टर के तुमने मना कर दिया था, भारत भूमि से आया था, उस वैद्य ने, उस डॉक्टर ने तुमको ऐसे ऐसे दवा पिला दी, ऐसे ऐसे दवा दे दी, और उसके कारण से तुम आज ठीक हुए हो। गुस्से में आग बबूला हो गया, अपने सैनिक तैयार किए, उसने हमारे नालंदा पर आक्रमण किया। नालंदा के बेचारे आचार्य लोग, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले, उन्होंने समझा कि बख्तियार खिलजी ठीक हो गया है, इसलिए वो हमारा सम्मान करने आ रहा होगा, धन्यवाद देने आ रहा होगा, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आ रहा होगा। सबने स्वागत द्वार बनाए, सजावट की, आचार्य भी खड़े, विद्यार्थी भी खड़े। लेकिन उस दुष्ट ने आकर सबसे पहले आचार्य शीलभद्र की हत्या की और बाकी बाद में आचार्यों की हत्या की, विद्यार्थियों को भी मारा। भगदड़ मच गई, 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे, भगते फिरे जंगल में। जब उसने आग लगाने की कोशिश की तो आग लगाई तो कई छात्र अपने उस ज्ञान के भंडार से बड़े बड़े ग्रंथों को सिर पे लेकर के जंगलों में भागे, और कहते हैं कि 3 महीने से अधिक वो धधकता रहा हमारे ज्ञान का भंडार। इसलिए हम मेडिकल साइंस में भी दुनिया से सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा होती थी हमारा आयुर्वेद। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मिलकर के भारत का निर्माण करना। तो 2047 का संकल्प है, और इसके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभी 2020 में हम सबको नीति आई है,
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी विशेषता है। पहली बार हिंदुस्तान में भारत केंद्रित शिक्षा, अपने देश को आधार बनाकर शिक्षा देने का अनुक्रम शुरू हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ज्ञान युक्त शिक्षा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ाना, और यही भारत का ज्ञान में शक्ति पहले भी आधार रहा है। ज्ञान में ही शक्ति है, ज्ञान में शक्ति है, ये हमारे देश का आधार रहा है। उसी के आधार भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा, विश्वगुरु भारत बनेगा। और मैं दो बातों के अपनी बात समाप्त करता हूं कि हमारे देश की जो परंपरा है, मैंने वनस्पति के संबंधों के बारे में कहा था, लेकिन हमारे देश के एक और ऐसी परंपरा है जिस परंपरा पर लोगों ने अध्ययन किया, अध्ययन करके आज देखा कि हो हमारे पास तो विराट रूप में यह सूर्य है। इस सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भारत के लोगों को करना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 1947 में जब स्वतंत्र हुए हमारा देश, तब हमारे देश के लोग हमारे वैज्ञानिकों को कहते हैं कि जरा हमारे पूर्वजों की परंपरा पर अध्ययन करो कि भारत के लोग सूर्य की पूजा क्यों करते हैं, भारत के लोग सूर्य को प्रणाम क्यों करते हैं, भारत के लोग सूर्य को जल क्यों देते हैं। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उसी दिन ये अंदाज पर पहुंच जाते कि सूर्य के कारण से हम सारे लोग जिंदे, जो ऊर्जा है जिसको हम जीव कहते हैं, वो जीव भी एक ऊर्जा है। हम सब में भी वो ऊर्जा खत्म हो जाए तो हमारा जीवन खत्म हो सकता है। और उस ऊर्जा का उपयोग यदि हम एक दिन से शुरू करते तो भारत आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल तक आजादी के स्वतंत्रता के हुए, तब तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत होगा। लेकिन देश से जगह भारत जगह इस विकल्प पर पहुंचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सूर्य हमारे पास है, और हमारे पूर्वजों ने जो पूजा था उस ज्ञान का उपयोग हम अपने देश के विकास में करेंगे। तो बंधुओं, 2047 तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों को ऊर्जा देने वाला देश बनेगा। हम अब ऊर्जा के लिए आने वाले समय में किसी देश के पास कटोरा लेकर तेल के लिए और कोयले के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के पास कुछ तो है। बाकी सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कैसे करें, देश उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय। लेकिन एक और विषय, हमारे देश के किसान इस देश की ताकत है, और 2047 में भी हम विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखने वाले देश बनेंगे, क्योंकि हम आज हमारे किसानों ने जो खाद्यान्न का उत्पादन किया है, अब हमको किसी देश के पास कटोरा लेके नहीं जाना पड़ता है कि अनाज दे दो, चावल दे दो, गेहूं दे दो, जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के किसान अन्न का भंडार भरा पड़ा है। लेकिन 47 तक का कैसा बनाएंगे भारत, तो इस देश के लोगों का संकल्प है, किसानों का संकल्प है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, तकनीकी का उपयोग करते हैं। हम 2047 तक विश्व का भरण पोषण का सामर्थ्य रखने वाला देश बनेंगे। आप चाहो तो लाइन लिख के रख लो, हो सकता है मैं मिलूं रहूं या नहीं रहूं जिंदा तब तक, लेकिन आप सब लोग रहने वाले हो, और आपकी कलम से, आपके पुरुषार्थ से, आपके मेहनत से, परिश्रम से हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनने वाले हैं। लोग कहते हैं कि 2047 में इतना खाद्यान्न कहां से जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, रामचरितमानस आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। रामचरितमानस में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जब नामकरण हो रहा था, तब अलग अलग चौपाई का वो लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। भरत जी के लिए तो चौपाई लिखी, आप जाकर देख लेना। विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत यश होई। बाद में कहते हैं कि जब दुनिया में अकाल पड़ा, राम जी के समय जब दुनिया में अकाल पड़ा, तो भरत जी ने दुनिया के लोगों को, किसानों तक को अनाज देने का काम किया था। उस समय के भरत जी ने दुनिया का भरण पोषण किया। तो 2047 का भारत दुनिया का भरण पोषण करने का सामर्थ्यवान देश बनेगा, क्योंकि हमारे पास दुनिया में से सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा तरुणाई है, जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में सतत लगी हुई है। पहले अपना निर्माण करना और अपनी ताकत को अपने राष्ट्र के लिए उपयोग करना, इस प्रकार की ताकत आप सब लोगों के पास में है। मैं आप सबको आज के इस आयोजन के लिए 3 दिन से लगातार चल रहा है, कितने दिन हो गए, 5 दिन से लगातार आयोजन चल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और मध्य प्रदेश की धरती का जो बाहर से आए लोग हैं, उन सबको एक बात कहना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ मैं आपसे
राज्य की भाषा को अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ेगा, उसको क्रेडिट के साथ जोड़ेगा। एक विश्वविद्यालय हमारा मलयालम पढ़ाएगा, एक कन्नड़ पढ़ाएगा, एक तमिल पढ़ाएगा, एक तेलुगु पढ़ाएगा, एक मराठी पढ़ाएगा, एक गुजराती पढ़ाएगा, एक ओडिया पढ़ाएगा, एक बंगाली पढ़ाएगा, एक असमिया पढ़ाएगा, एक पंजाबी पढ़ाएगा। ऐसे देश की सभी भाषाओं को हम जोड़ने जा रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश भाषाओं को आधार बनाकर जोड़ने का काम करेगा। भाषाएं हमारी तोड़ने का आधार नहीं हो सकती है। ये देश की एकात्मता का एक बड़ा संदेश है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने अपने यहाँ के लोगों को, समाज के लोगों को बताना कि मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी लोग अपनी मातृभाषा से, आपकी मातृभाषा से हम कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हम हमारे विद्यार्थियों को उस भाषा को इतना की बोलचाल में ले आए ताकि यदि कोई उन राज्यों में जाए, दक्षिण के राज्यों में जाए, तो उनसे उनकी भाषा में बात कर सके कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के समय में जो शिक्षा चल रही है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आज एक बात और सवाल से पूछ लेता हूँ साथ में, अगर आज की शिक्षा बेहतर है तो गुरुकुल की शिक्षा को याद करने की जरूरत क्यों है? और अगर वो शिक्षा बेहतर है तो आपके द्वारा और भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गुरुकुल शिक्षा को वापस लाने के लिए कुछ किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है? धन्यवाद सर। देखिए, भारत की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसमें रटने की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी और अंग्रेजों ने जो हम पर शिक्षा पद्धति थोपी और बाद में स्वतंत्रता के बाद में अभी तक हम जो हमारे ऊपर झेलते हैं उसमें रटने की शिक्षा पद्धति लागू है। और इसलिए गुरुकुल पद्धति इसलिए अच्छी थी कि रटने का नहीं, सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता था, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही बदलाव किया जा रहा है। जब छोटे बच्चों में स्कूली शिक्षा की बात करता हूँ तो वही बदलाव वहां से प्रारंभ हो रहा है। और भारत की जो विशेषता थी पंचकोशी व्यवस्था, उसको देश शिक्षा नीति में अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं, देश के शिक्षाविद है, वो सब लागू करने पर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपको एहसास होगा गुरुकुल में कोई अलग से कुछ होगा, संस्थान यही होगा, केवल सिस्टम को बदला जा रहा है, पद्धति को बदला जा रहा है, भारत केंद्रित शिक्षा की जा रही है। यदि जो कुछ गर्व करने का विषय भारत का, यदि कोई खिलाड़ी दुनिया में जाता है तो उस पर गर्व करना चाहिए, ये भाव पैदा करना। यदि भारत के वैज्ञानिक ने कोई महान कार्य किया है तो उसका भी गुणगान करना। और भारत के शौर्य और पराक्रम को भी नई शिक्षा नीति में हम जोड़ने जा रहे हैं। इससे बीच के कालखंड में जो पतन हुआ था उसको फिर से ठीक करते हुए भारत केंद्रित शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार की, जिस प्रकार पहले गुरुकुल अलग कहीं किसी घर में चलते होंगे, किसी पेड़ के नीचे चलते होंगे, संस्थान रहेंगे, लेकिन उसमें जो पद्धति रहेगी वो बच्चों पर कम बोझ डालते हुए, यानी बस्तों का बोझ जो कंधों पर आज है, ये भारत के गुरुकुलों में नहीं था। ये होमवर्क का जो बोझ है छोटे बच्चों पर, वो भारत के गुरुकुलों में नहीं था। और इसलिए नई शिक्षा नीति जो बाल वाटिका होगी, जिसको नर्सरी की कक्षाएं कहते हैं, कोई किताब छात्रों के लिए नहीं, खेल खेल में शिक्षा देंगे, संस्कृति और प्रकृति को आधार बनाकर शिक्षा देंगे। किताब केवल वहाँ के शिक्षकों के लिए होगी, विद्यार्थियों के लिए नहीं होगी। और पहली कक्षा के बाद में किताब तो होगी, लेकिन किताब केवल स्कूलों में सीमित रहेगी, घर पे कोई होमवर्क नहीं होगा और कंधों पर कोई बस्ता नहीं होगा। कि आपने अपने भाषण के दौरान बोला कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जैसे सर हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी एक अहम भूमिका हो सके अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में? देखिए, जो हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके हमको अपने रोजगार को करते करते, रोजगार कर रहे हैं तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, इस भाव के साथ में बहुत मेहनत और परिश्रम होगी। इसलिए मैंने कहा कि आपके परिश्रम से 2047 का भारत विश्वगुरु भारत होगा। और विकसित भारत की भी वही बात है। हमारे देश जिस गति के साथ प्लानिंग करके आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, कुछ 5 साल की प्लानिंग नहीं देश की,
देश की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे एक्सपर्ट लोगों की जो प्लानिंग है कि हम 2047 तक विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे, उस पर काम चल रहा है। अभी हम आज 4 नंबर पर है, थोड़े समय बाद 2 साल बाद हम 3 नंबर पर आएंगे। 1 नंबर के लिए लंबा संघर्ष चलेगा। जब हम 2047 तक सब क्षेत्र में, ये जो लोग रोजगार की और ये सारी बातें करते हैं, शिक्षा को हम जैसे विशेष करके टेक्निकल क्षेत्र के लोगों के लिए प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी हम इंडस्ट्री के साथ में मिल करके कैसे किस प्रकार के लोग, आज भी कई, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे पास कई एरिया में इंडस्ट्री के लोगों को जैसे लोग चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए, वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे सारे सिलेबस और उसमें बदलाव नहीं किया गया लंबे समय से। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब हम लगातार उस पर इंडस्ट्री के साथ मिल करके और ऐसे बदलाव कर रहे हैं कि आज जिस प्रकार की आवश्यकता है देश और दुनिया को, ऐसे लोग हम भारत में तैयार करें ताकि तत्काल कोई भी इंडस्ट्री अपनी ऊंचाई पर पहुंचाए, अपना उत्पादन बढ़ा दे। और उत्पादन में भी भारत में जो उत्पादन होना, हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि इस देश के लोगों के द्वारा उत्पादन किया हुआ, फिर विदेश से निवेश किया है तो भारत की धरती पे उन्होंने निर्माण किया, तो उसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें ताकि हमारे देश की पूंजी और वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काम आ सके। इसलिए आपका जो परिश्रम होगा, आप जिस जगह भी काम करोगे, जो भी क्षेत्र आप चुनोगे, उस जगह का जो परिश्रम है वो भी 2047 के भारत के निर्माण में योगदान देगा। आपके निदेशक जी, डायरेक्टर साहब सबसे पहले मेरे से मिले थे जब मेरे पास स्कूल शिक्षा विभाग का मंत्री में था। अचानक मिलना हुआ था, उसी दिन जमीन की बात हुई थी। तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं और परसों अभी फिर जब कैबिनेट की बैठक थी तो जो राजस्व विभाग जो जमीन आवंटित करते हैं उनके जो पीएस है, वे पूर्वाल मेरी बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि 1-2 सप्ताह वाली जो मीटिंग होगी हमारी कैबिनेट की, उसमें अपनी जमीन का मामला आ जाएगा, जमीन आवंटित हो रही है। लंबे कालखंड के बाद में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए काम शुरू किया था, लेकिन जब भारत विश्वगुरु था तब भारत में 100% लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा गुरुकुलों से भी दी जाती थी और परिवारों में भी दी जाती थी। ये भारत के पुराने सारे उसमें रिकॉर्ड मिल रहा है। इसलिए ये तो बीच का जो कालखंड आया था, लगभग हमारे देश को जो गलत समय रहा है 700-800 साल का रहा है, उस गलत समय में भारत के शिक्षा के दर्शन को नुकसान हुआ और बाद में सावित्रीबाई फुले ने वो काम प्रारंभ किया है। डिफरेंस होती है, जैसे कि उनका कल्चर, उनका एजुकेशन, उस चीज़ से हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सर, अगर हमारा कल्चर रिच है इतना, तो हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की और क्या क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट सोसाइटी हम क्या, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाए। जी सर, तो मेरा सवाल ये है कि हम अपनी सोसाइटी में क्या ऐसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज हम यूथ हैं, तो कि हम लोग हमारे लोगों को कन्विंस कर पाए कि हमारा कल्चर ज़्यादा रिच है देन वेस्टर्न कल्चर। देखिए, अपने देश में पहनावा पे इसके कारण से कल्चर नहीं माना जाता है। अभी एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैं। गेहूँ हमारे देश का नहीं है, बाहर से आया है। आज जितने भी 40 साल से अधिक उम्र के लोग होते जा रहे हैं, डॉक्टर राय दे रहे हैं कि आप मोटा अनाज खाइए। वो मोटा अनाज क्या है? तो मोदी जी ने श्री अन्न का वो क्या है? वही परंपरागत ज्वार बाजरा जो ये ही है। यानी हमको खान पान पर वो भारतीय जो था उसी पर आना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। और पूरा आयुर्वेद का जो हमारा सिस्टम था, आप देखोगे किचन, बहनें बैठी है इनके, हर घर में किचन में हल्दी और मसाला बाकी, उसका एक संतुलन होता था। हमने टेस्ट के कारण से संतुलन को बिगाड़ दिया। कहीं तेल का ज़्यादा उपयोग, कहीं मिर्ची का ज़्यादा उपयोग, कहीं काली मिर्ची का ज़्यादा उपयोग, ये इनबैलेंसिंग कर दिया है। नहीं तो भारत का
किचन था वो एक प्रकार का आयुर्वेद पर सिस्टम था, पूरा का आयुर्वेद का आधार पर था। ये हमारे देश की बड़ी विशेषता थी। और दूसरी विशेषता हमारे किचन की ये है कि किसी के घर में, आप देखना अपने घर में भी जाकर, घर में तराजू नहीं होती है, मतलब उस किचन में तराजू नहीं होती है कि जैसे आटा 4 लोगों का भोजन बनाना है तो कितना आटा चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो अपनी माँ बहन अब तो कटोरियों का उपयोग करने लगे, पहले हाथ से आटा डाल देते थे। 2 का खाना बनना, फिर 2 रोटी बच जाती थी। 4 का खाना बनना, 2 रोटी बच जाती थी। इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ किचन का प्रबंधन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हिंदुस्तान की बहनों को जानते हैं, लेकिन हमने उस पर गर्व नहीं किया। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए मैनेजमेंट के सिस्टम को, इसलिए हमारे जो है उस पर लोग काम कर रहे हैं, आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं कि स्वस्थ जीवन कैसे हो। और 2047 में हमारे देश के लोग स्वस्थ होंगे तो भारत स्वस्थ भारत होगा और समृद्ध भारत। सर हम लोग और क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना हम लोगों को अपने बारे पर आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें किसी ने कह दिया कि आपके पूर्वज तो अशिक्षित थे, हमने मान लिया। उनने हमारे पूर्वज ने सिखाया, जैसे मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक पंडित जी ने, एक नौजवान साथी, अच्छा बहुत पढ़ लिख के काफी आगे बढ़ गया था, लेकिन कुछ कठिनाई महसूस हुई तो किसी पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने कहा, अच्छा एक काम करना, तुम पीपल को पानी देना। अब पीपल को पानी देना तो महीना बताया, जिस माह में सबसे ज्यादा सूखा होता है, जल की आवश्यकता होती है, उस माह में पानी देना। अब उसके मन में कि मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए मुझे पानी तो देना है, पर क्योंकि उसके मन में ग्रंथि पैदा कर दी है तथाकथित अंग्रेजों ने, उसके बाद की पीढ़ी, उनके जो संतान है अवैध रूप से जो छोड़ गए, उन्होंने, आप तो रूढ़िवादी हो, आपके पूर्वज तो अंधविश्वासी है, तो जाता तो है जल चढ़ाने, लेकिन इधर आसपास देखता पूरा कि कोई मुझे देख नहीं ले, नहीं तो मुझे रूढ़िवादी कहेगा, अंधविश्वासी कहेंगे। इसलिए अपने कल्चर पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है वो सफलता को प्राप्त भी करता है। भारत को उसी मार्ग पर चलना है। हमने वेशभूषा में बहुत ज्यादा हो नहीं भाई, समय के अनुसार कोई लगता है कि हमको कौन से कपड़े पहन सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग धोती पहनकर बाहर आओगे तो कल्चर में दिखेगा, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम बदलने वाले लोग हैं। हमने 7वीं शताब्दी से आज तक कई बार वेश बदला होगा, पहली शताब्दी से लेकर आज तक कई बार वेश बदला होगा। दुनिया के कई कल्चर ऐसे हैं कि भारत में वो वेश की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी भारत में उस वेश को पहन के रखते हैं। वो ठंडे प्रदेशों के लिए, लेकिन हमारा प्रदेश गर्म है, फिर भी हमारे देश के में पहन के रखते हैं वो लोग। इसलिए वो लोग नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे देश की संस्कृति युगानुकूल परिवर्तन करने के पक्ष में है। विदेशी है तो देशानुकूल परिवर्तन करो, और स्वदेशी है तो युगानुकूल परिवर्तन करो। युग के अनुसार जिस टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत है उसका उपयोग करो, क्योंकि भारत की आत्मा में जो बसता है वो नहीं बदल सकता है, वो है मानवता। इसलिए मानवता के लिए जो जो अच्छा हो सकता है उसको करते हैं। थैंक यू सर। ट्रिपल आईटी भोपाल के कैंपस के अलावा अपने गृह राज्य में होने के साथ साथ सरकार की तरफ से और क्या क्या योजनाएं हैं जिससे ट्रिपल आईटी भोपाल के छात्र युवा इंजीनियरिंग के साथ साथ एक नौकरी पेशा और जिम्मेदार नागरिक बन सके। देखिए, मैंने पहले बताया है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में टेक्निकल एजुकेशन में काफ़ी बदलाव का क्रम चल रहा है, और वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जोड़कर हम कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमने लंबे समय से मध्य प्रदेश में हमारे सिलेबस पर कोई चिंता नहीं की थी। अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उसको संदर्भ में हम चिंता करके, जो भारत सरकार के जो है हमारे संस्थान है मध्य प्रदेश में और विशेषकर भोपाल में, उन सबको भी हमने जोड़ के रखा है, आपके सर भी जुड़े हुए, और इनके साथ मिलकर के और इंडस्ट्री के साथ मिलकर के हम सिलेबस कैसा चाहिए, आज क्या आवश्यकता है, एक तो ये बदलाव करने जा रहे हैं। दूसरा, मैंने जो कहा कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर, तो भारतीय ज्ञान परंपरा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी है क्या, और उसमें क्या विशेषता थी, ऐसे सारे विषय को सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी टेक्निकल क्षेत्र में 100% प्लेसमेंट हो सकेगा, लोगों को काम मिल सकेगा, इस प्रकार की योजना बनी है। धन्यवाद।